हरि ओम नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः संस्कृताय नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। वयं सर्वे जानीमः यत् भारत सर्वकारेण श्रावणी पूर्णिमा इत्युक्ते रक्षाबन्धनं संस्कृत दिनत्वेन उद्घोषिता अस्ति। एतं दिनम् उपलक्ष्य आभारतं संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं भवति। अस्माकं श्री भक्तकवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालये अपि एषः संस्कृत सप्ताहोत्सवः आयोज्यते। अद्य खलु संस्कृत दिनमपि अस्ति। अस्मिन् पावने संस्कृत दिने नूतन शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य महत्वम् इति विषयम् अधिकृत्य ऑनलाइन संगोष्ठ्याः आयोजनं कृतमस्ति। तर्हि सर्वप्रथमम् अहं महेश भाई मेत्रा महोदयं प्रार्थये कि सः यः वेद मंत्रोच्चारं ये जनाः करिष्यन्ति तस्य तान् सर्वान् जनान् अहं निवेदयामि। विरल भाई भट्ट उपाध्याय, हार्दिक भाई पुरोहित, पार्थ भाई एते सर्वे सप्रथमं वेद मंत्र गानेन कार्यक्रमस्य शुभारंभं करिष्यति। विरल भाई उपाध्याय जी वेद मंत्र गानम्। हरि ओम नो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वता उद्धारो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा शैर्विद्ये स्वदृते रक्षितारो चुष्टये योः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। उत्तमं, धन्यवादाः। तदनन्तरम् अहं महेश भाई मेत्रा महोदयं प्रार्थये यत् सः अतिथीनां महानुभावानां च परिचयं स्वागतं च कुर्यात् इति। महेश भाई मेत्रा महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत दिनस्य शुभाशयाः। भक्तकवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के तत्वावधान में विश्व संस्कृत दिन के उपलक्ष्य में संस्कृत महिमा गान करते हुए आज हमारे कुलपति साहब ने एक ऐसे विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है कि पूरे भारत के संस्कृत के लोग या तो शिक्षा नीति से जुड़े हुए लोगों को
एक ऐसी दीक्षा मिले, एक ऐसी सोच मिले कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत का महत्व किस प्रकार का भारत सरकार ने निम्नांकित किया है। उसके लिए हमारा आज का विषय है नई शिक्षा नीति में संस्कृत का महत्व। सबसे पहले आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय श्रीमान चेतन भाई त्रिवेदी महोदय, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के हमारे मुख्य वक्ता के स्वरूप में श्री देव पुजारी महोदय, जो अखिल भारतीय संगठन महामंत्री संस्कृत भारती के बहुत निजी कार्यकर्ता और बड़े विनम्र संगठक के स्वरूप में वो काम कर रहे हैं। मैं आगे उनका ज्यादा परिचय दूंगा। और साथ साथ हमारे बीच डॉक्टर भैरवी बहन दीक्षित जी, डॉक्टर स्नेहल भाई जोशी जी, हमारे आज के कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय भाई किशोर शेलड़िया जी, और हमारी यूनिवर्सिटी के कुशाग्र और विनयशील रजिस्ट्रार श्री मयंक सोनी साहब का मैं तहे दिल से, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब जानते हो कि आज का दिन ऐसा दिन है कि पूरे भारत में संस्कृत दिन के स्वरूप में तो मनाया जाता है, साथ साथ भाई और बहन का प्यार का एक उत्तम अवसर या तो उत्तम उत्सव के स्वरूप में भी पूरे भारतवर्ष में, पूरी भारतीय संस्कृति की ओर से मनाया जाता है। और सदियों से चली आ रही इस परंपरा में भाई और बहन का प्रेम के स्वरूप में जो राखी बांधते हैं, उसको हम बढ़िया अवसर के स्वरूप में मनाते हैं। और साथ साथ 1969 से भारत सरकार ने संस्कृत दिन के स्वरूप को भी इस उत्सव मनाने का आयोजन भी किया है। वैसे तो संस्कृत की महत्ता आप सब पूरे देश में किस प्रकार की है वो अच्छी तरह से जानते ही है, लेकिन अब एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जिससे पूरे देश में, देश के कोने कोने में, वो चाहे डेवलपमेंट एरिया हो या नॉन डेवलपमेंट एरिया हो, हर जगह आज संस्कृत की बात हो रही है। क्योंकि अब संस्कृत केवल देव भाषा नहीं रही है, वो ज्ञान और विज्ञान की भाषा रही है, वो नासा की भाषा रही है। और एक गांव में सामान्य स्वरूप के काम करने वाला लोग भी संस्कृत को सही स्वरूप से धीरे धीरे वो जानने का बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और संस्कृत भारती ने भी बहुत अच्छा काम किया है, वो आज पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, वो हम सबके सामने है। तो ऐसा संस्कृत का काम हमारी भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय में जो हो रहा है, वो दुनिया की जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो काम हो रहा है उससे बिल्कुल कम नहीं है। क्योंकि बहुत कम समय में इस यूनिवर्सिटी का भी तो आयु है, वो बाल्यावस्था में चल रही है। और 2015 में यूनिवर्सिटी गुजरात सरकार ने स्थापित की है। और केवल इतने समय में हमारे होनहार कुलपति जी ने संस्कृत के लिए इतना काम किया है, मैं जितनी उसके लिए बात करूं वो कम ही रहेगी। संस्कृत का महत्व है पूरे विश्व में। आज 3500 साल से भी ज्यादा साल से उसके गुणगान सब लोग गाते रहेंगे। उसकी जो भी व्यवस्थाएं है, उसकी जो भी विशेषताएं है, वो पूरी दुनिया में इतनी प्रख्यात है कि वो सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज जर्मन भाषा में भी संस्कृत का, जर्मन लोग भी इतना संस्कृत के लिए सोचते हैं कि संस्कृत के बिना एक बालक का प्योरली डेवलपमेंट करना है तो कई प्रकार की बाधाएं वो विदेशी लोगों ने भी देखी है। और उसी आधार पर विदेश के कई लोगों ने अपने बाल स्वरूप से लेकर अपने बालकों को संस्कृत पढ़ाने का जो अवसर मिला है, वो जुड़ने में वो लोग इकट्ठे हो गए हैं। संस्कृत दिन के बारे में जितनी भी बात करें उतनी हमारे लिए कम ही है। क्योंकि संस्कृत भारत के स्वरूप में, हमारी यूनिवर्सिटी के स्वरूप में, भारत सरकार के स्वरूप में, गुजरात सरकार के स्वरूप में, जहां जहां जो भी देश की व्यवस्था में शिक्षा की जो जो संस्थाएं हैं, जो जो विद्वान लोग हैं, जो लोग कर्मठ लोग हैं और संस्कृत की चिंता करते हैं, वो सब
संस्कृत दिन कितना बढ़िया स्वरूप से उसका उत्सव मनाया जाए और उसके साथ हर घर में संस्कृत होना चाहिए, हर दिल में संस्कृत होना चाहिए, हर मन में संस्कृत होना चाहिए। ऐसी सोच भारतीय विद्यार्थी में, भारतीय प्रोफेसर में, भारतीय शिक्षक में और भारतीय विद्वानों में आज पूरी तरह से दिलो दिमाग में पूरी तरह से सोची जाती है। उसके लिए इतना आदर किया जाता है कि पूरी दुनिया देख रही। अभी अभी दिल्ली में एक विश्व सम्मेलन था जिसमें हमारे कुलपति जी भी शामिल थे और आदरणीय देव पुजारी जी भी शामिल थे, क्योंकि वो तो पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, तो वो भी शामिल। तो हम सब देखते कि वहां भी 22 देश के प्रतिनिधि के स्वरूप में लोग आए थे। वो संस्कृत के लिए किसी भाषा की तरक्की किस प्रकार की होनी चाहिए और 22 देशों के लोग एक विश्व सम्मेलन में उपस्थित रहे, उससे आनंद एक संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते क्या हो सकता है। एक संस्कृत के लोग होने के नाते हमारे दिलो दिमाग में क्या हो सकता है। तो संस्कृत के लिए उत्तराखंड में भी उसकी दूसरी भाषा के स्वरूप में उसका स्वीकार किया गया है। आज संस्कृत में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख जितने शब्द है वो संस्कृत भाषा में, पूरी दुनिया में जितनी भी भाषा है उनमें से 97 भाषा जो है परसेंटेज, उस पर संस्कृत का प्रभाव है। वो किसी भाषा के गौरव के लिए बिल्कुल कम नहीं। देश और दुनिया में जितनी भी भाषाएं आज बोली जा रही है उस पर जो प्रभाव है वो 97% प्रभाव, वो हमारे लिए गौरव की बात है। और आगे हमारी संस्कृत की जो भी विचारधारा आगे बढ़ेगी उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट के स्वरूप में माना जाए तो वो भी कम नहीं है। तो आज का हमारा दिन है नई शिक्षा नीति में संस्कृत का महत्व, साथ में संस्कृत दिन के स्वरूप में और श्रावणी पूनम के स्वरूप में आज रक्षाबंधन के स्वरूप में भी पूरे देश में मनाया जाता है। मैं सभी विद्वान लोगों को आज के ये पावन अवसर पर सबको नमस्कार करता हूं और सबको शुभकामना और बधाई देता हूं। और मेरे आज के इस कार्यक्रम में संयोजक के स्वरूप में मैंने जो काम किया है उसमें सभी लोगों ने जो साथ दिए उसके लिए भी मैं तहे दिल से सबका आभारी रहूंगा। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय कुलपति जी चेतन भाई त्रिवेदी जी, उसका परिचय देता हूँ। उसका परिचय देने के लिए वैसे तो मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे परम मित्र भी है और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय से साथ रहकर काम किया है, लेकिन उसके कुलपति के स्वरूप में आने के बाद उसकी जो चेतना थी, उसका जो चेतना का स्वरूप है वो स्वरूप हमारी यूनिवर्सिटी के 172 कॉलेजेस में आज दिख रहा है। केवल हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं, गुजरात सरकार में और भारत सरकार में भी उसकी सोच का जो दायित्व है वो दायित्व दूसरा यूनिवर्सिटी लेने के लिए तत्पर भी है। तो ये हमारा भी गौरव है, संस्कृत भाषा का गौरव है, हमारी यूनिवर्सिटी का गौरव है। 98 से आदरणीय कुलपति जी शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजेस में काम करते करते आज 2019 में वो कुलपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। और जैसे नियुक्त हुए तो दूसरे लोगों की तरह इसी काम में यूं ही पड़े रहने से उसकी सोच ऐसी है कि पूरे दिन 24 आवर्स इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को किस प्रकार डेवलप किया जाए, इस विश्वविद्यालय के अध्यापक को किस प्रकार डेवलप किया जाए, इस यूनिवर्सिटी की जो कंस्ट्रक्टिव व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसका योगदान कैसा रहे। क्योंकि हमारे चेतन भाई है तो केवल आने वाली फाइलों में दस्तखत करने वाले कुलपति नहीं है, वो तो फैसले लेने वाले कुलपति है। और किसी कुलपति की उपलब्धि उसी में है कि ज्यादातर उसके कार्यकाल में कितने फैसले लिए और वो फैसले कितने विद्यार्थियों के हित में थे, कितने अध्यापकों के हित में थे, कितने समाज सेवा के हित में थे। वही फैसले लेने की सोच वो दिन रात करते रहे। वैसे उसका क्रियाशील है, गुणशील है, ज्ञान और विज्ञान से जुड़े हुए अध्यापक के साथ साथ कुलपति भी है। किसी भी कुलपति की उपलब्धियां
वो केवल किसी एक कोर्स को बहुत बढ़िया आगे बढ़ाने की तरक्की में नहीं रहती है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के कुलपति की उपलब्धि और मेडिकल कॉलेजेस का जो भी विद्यार्थी है उसके लिए डेवलपमेंट की दिशा क्या है, और आर्ट्स का विद्यार्थी है उसके लिए डेवलपमेंट की दिशा है। देश का अच्छा नागरिक किस तरह बनाया जाए, समाज का एक वॉरियर्स के स्वरूप में एक ऐसा व्यक्ति का निर्माण किया जाए, और उस निर्माण देश के किसी भी कोने में जाएगा तो एक अच्छा भारतीय बनकर वो उभर आएगा। न केवल अच्छा भारतीय बनकर उभर आएगा, अपितु वो भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, ऐसी सोच करके वो जो आगे बढ़ेगा, उसी दिशा में हमारे कुलपति में, सारे विद्यार्थियों में, सारे अध्यापकों में, सारे आचार्यों में, सारे मैनेजमेंट की जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उस लोग में एक ऐसी चेतना डेवलपमेंट की है, एक ऐसा विश्वास जगाया है कि वो विश्वास जगाना कोई सामान्य काम नहीं है। इसलिए मैं आज के हमारे अध्यक्षीय स्वरूप में चेतन भाई त्रिवेदी महोदय की जितनी तारीफ करूं उतनी कम ही है, लेकिन ये तारीफ केवल तारीफ नहीं है, वो उसके व्यक्तित्व में सही स्वरूप से वो उसके व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, और ऐसे हमारे कुलपति के साथ में सादर वंदन करता हूं। और मैं उसका जितना परिचय दूं उतना कम ही है, लेकिन इतना मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के लिए काफी है। हमारे दूसरे मुख्य वक्ता के स्वरूप में श्री सहदेव गुजारी जी। दुनिया के लोग ऐसे मानते हैं कि संस्कृत जानने वाले लोग केवल संस्कृत में पढ़ाई करने वाला, वेद ज्ञान, इतिहास, पुराण, ऐतिहासिक, महाभारत, रामायण, गीता ये पढ़ने वाला लोग ही केवल संस्कृत बोल सकता है, लेकिन ये बात गलत है। हमारे कुलपति जी इंग्लिश के अध्यापक है, और हमारे आज के मुख्य वक्ता श्री सहदेव गुजारी जी वो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, साथों साथ इकोनॉमिक्स में भी उसने एमए किया है, और संस्कृत में भी उसने एमए किया है। इंजीनियरिंग करने वाले एक व्यक्ति को संस्कृत के प्रति इतना स्नेह रहा, संस्कृत भारती के प्रति उसका इतना स्नेह रहा है कि मेरे ख्याल से 19 साल से लगातार वो संगठन के क्षेत्र में, संस्कृत के डेवलपमेंट के क्षेत्र में, हर जिले में, हर प्रांत में, हर तहसील में, हर गांव में, हर राज्य में जो भी काम किया है वो इतना अच्छी तरह से किया कि भारत सरकार ने भी उसकी अच्छी तरह से नोंद ली है कि ऐसे हमारे देव गुजारी जी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तो प्रतिपात्र है ही, वो संस्कृत भारती के ही वो प्रतिपात्र है ही, लेकिन यूके, यूएसए, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, दुबई, ओमान, केन्या, मॉरिशस जैसे देशों में जाके संस्कृत की एक ज्योत जलाई, संस्कृत का एक यज्ञ ऐसा हर जगह किया है कि उस यज्ञ में इतने लोग शामिल हुए, उस यज्ञ में इतने लोग सम्मिलित हुए कि उस यज्ञ की जो भी ज्वालाएं हैं आज पूरे भारत के, पूरे विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। और वो संस्कृत भारती के पूर्णकालीन कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। ऑल इंडिया स्वदेशी जागरण में भी उसने 2 साल काम किया है। अलग अलग विषयों में जो उसने काम किया है वो पूरे देश के लोग, पूरे संस्कृत भारती के लोग उसकी जो कार्य प्रणाली है वो पूरी तरह से जानते हैं। अभी दिल्ली में जो सम्मेलन किया है उसमें बहुत सारा योगदान है वो देव पुजारी जी का भी रहा है। तो ऐसे महान आज इस हमारे विषय के मुख्य वक्ता को मैं प्रणाम करता हूं और उसका स्वागत भी करता हूं। साथ साथ हमारे युवा कवि स्नेहल भाई जोशी जी पोरबंदर के माधवाणी कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक के स्वरूप में काम कर रहे हैं। 25 साल से वो काव्य पाठ और गजल पाठ कर रहे हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हैं। पूज्य मोरारी बापू और पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा के वो प्रतिपात्र रहे हैं। उसके वहाँ जो ज्ञान सत्र चल रहे हैं उसमें भी श्री स्नेहल भाई का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और हर जगह युवा कवियों का जो सम्मेलन होता है उस सम्मेलन में वो अपनी काव्य का पाठ है वो हर जगह करते हैं। वो भी संस्कृत के बहुत प्रतिपात्र अध्यापक के स्वरूप में काम कर रहे हैं। साथों साथ हमारी आज की कवयित्री के स्वरूप में
आदरणीय डॉक्टर भैरवी बहन दीक्षित जी, वो भी एक कवयित्री के स्वरूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा काम ये है कि वो आज चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में अध्यापक के स्वरूप में काम तो कर रही है, लेकिन उसका स्वभाव है, वो इतना अच्छा स्वभाव है कि उसकी वजह से आज बाल स्वरूप से लेकर वयोवृद्ध व्यक्ति तक उसके दिमाग में संस्कृत के जितने भी गान गाए जाते हैं वे बहुत अच्छे रहते हैं। और हमारे आदरणीय चेतन भाई त्रिवेदी जी के वो अर्धांगिनी नहीं पूर्णांगिनी है, उसकी धर्मपत्नी है। इसलिए मुझे गौरव है कि दोनों हमारे कुलपति और आदरणीय बहन श्री भैरवी जी बहुत संस्कृत का अच्छा काम कर रहे। आज वो भी अपना गान है वो वैष्णवजन वो संस्कृत में बढ़ाएंगे। साथ साथ हमारे किशोर सेलड़िया जी वो संस्कृत भारती के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, प्रांत के बहुत सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। गुजरात सरकार का बहुत सारा अवार्ड भी उनको मिला है, युवा गौरव पुरस्कार मिला है। और उसके भी कई ऐसे बातें हैं कि वो भारत देश में हैदराबाद में भी एक उसकी बहुत बड़ी ज्ञान सत्र चल रहा है, उसमें उसको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला था। तो प्राइमरी एजुकेशन में काम करने वाला एक संस्कृत भारती का कार्यकर्ता इतना अच्छा काम कर रहा है, वो हमारे संस्कृत के लिए, हमारे देश के लिए और हमारी जो नई हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके लिए एक गौरव की बात है। और साथ साथ हमारे आदरणीय रजिस्ट्रार श्री सोनी साहब बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी का संचालन कर रहे हैं, उसका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आप सभी महानुभावों को आज के इस पावन अवसर पर, ये वेबिनार पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय किशोर जी को विनती करता हूं। प्रणाम। धन्यवादः मित्र महोदय। तदनन्तरं स्वागत परिचय अनन्तरम् अहं कार्यक्रमम् अग्रं नीत्वा संस्कृत भारती द्वारा तथा श्री भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी द्वारा जूनागढ़े संस्कृतस्य प्रचार प्रसारस्य कृते उत्थानस्य कृते किं किं जातम्, आगामी समये किं भविष्यति इत्यस्य उपरि अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। जूनागढ़े प्रथमवारं संस्कृत संभाषण वर्गस्य प्रारम्भः 98 अधिकं 19विंशतिशततमे वर्षे प्रारम्भः जातः। तदनन्तरं बहौदीन महाविद्यालये संस्कृत भारती तथा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानयोः संयुक्तोपक्रमेण प्रथमा दीक्षायाः आयोजनं जातं। तत्र 100 जनाः तत्र प्राध्यापकाः अपि आसन्, आचार्याः अपि समाजतः ये श्रेष्ठिनः ते अपि तत्र भागं गृहीतवन्तः। तत्र अहम् अनन्तरं मौलिकः आवां द्वौ अपि तत्र भागं गृहीतवन्तौ। मौलिकः संस्कृतस्य प्रचार प्रसारस्य कार्यं 4अधिकं 2000 वर्षे प्रारम्भं कृतवान्। इत्युक्ते जूनागढ़े वेगपूर्वकं कार्यं 4अधिकं 2000 वर्षे प्रारम्भः जातः। तदनन्तरं 6अधिकं 2000 वर्षे अहं प्रशिक्षणं नीतवान्। प्रति महाविद्यालये सामाजिक स्थाने संभाषणस्य कार्यं शिबिराणि इत्यादीनि अस्माभिः चालितानि। 8अधिकं 2000 वर्षे आर्य समाजे सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये प्राध्यापक रूपेण कार्यं कुर्वन् अस्ति ललित भाई पटेल। सः प्रति शनि रविवासरे ततः अत्र आगत्य गीता सोपानम् इत्युक्ते गीता शिक्षण केन्द्रं चालयति स्म। तदनन्तरं
रवि जोशी, शास्त्री रवि जोशी, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य छात्रः। सः जूनागढ़े विभिन्न स्थाने सामाजिक स्थाने संस्कृत संभाषण वर्गाः तेन चालिताः। तेन सह रवि बाबा व्रजेन्द्र कुमार जी यत्र यत्र प्रदर्शिन्याः आयोजनं उत्सवस्य किमपि आयोजनं करणीयं भवति, धनस्य यावत् अपेक्षा भवति तत्सर्वं धनं सः व्रजेन्द्र कुमार जी महोदय आचार्यः अस्ति तत्र गोकुले पुष्टि विद्याधाम दानिरैजी हवेली मध्ये। इदानीं सम्प्रति सः जूनागढ़ संस्कृत भारत्याः अध्यक्षः वर्तते। तर्हि शनैः शनैः कार्यं वेगपूर्वकं तस्य कार्यस्य वर्धनं जातम्। अनन्तरं अस्माकं कर्मनिष्ठा संस्कृतप्रेमी एवं तु आङ्ग्लभाषायाः प्राध्यापकः अस्ति चेतन भाई, किन्तु तस्य उद्बोधने सः एवं कथयति कि अहं प्रप्रथमं संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि इति कुत्रापि मया केनापि कुलपतिना मुखे मया न श्रुतम्। अस्माकम् इदानीं सौराष्ट्रप्रान्तस्य उपाध्यक्षरूपेण अस्ति, तस्य गौरवं सः अनुभवति यद् यद् आचरति श्रेष्ठः। अतः वयमपि प्रेरणां स्वीकुर्मः। हिमांजी पालीवाल संगठन मंत्री पश्चिम क्षेत्र संस्कृत भारती सः जूनागढ़म् आगतवान्, तदा सः प्राध्यापकः एव आसीत्। मय्याणी महोदय तत्कालीन कुलपतिः आसीत्, तेन सह मेलनं जातं। यद् यद् महोदयेन उक्तं पालीवालजी महोदयेन तत् सर्वम् ओम 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 इति कृत्वा साक्षात् दिनाङ्कं तेन सूचितम्। एका 8मे दिनाङ्के सेप्टेम्बर् मासस्य 19+2 वर्षे एका राष्ट्रीय कार्यशालायाः आयोजनम् अस्मिन्नेव अस्माकं भक्तकवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालये आयोजनं जातम्। अपरदिने साक्षात् यद् केन्द्रस्य उद्घाटनं जातम्, अध्यक्षरूपेण अस्माकं मय्याणी महोदय एव आसीत्। गुरुकुल अस्ति काल्वा चौक मध्ये स्वामीनारायण, तत्र तस्य उद्घाटनं जातं। 240 जनाः पञ्जीयनं कृतवन्तः संस्कृत पठितुं। तत्र वैद्याः आसन्, केचन अधिकारिणः अपि आसन्, समाज सेवकाः अपि तत्र आसन्। छात्राः न्यूनाः, किन्तु समाजतः जनाः अधिकाः तत्र आसन्, ते भागं गृहीतवन्तः। अनन्तरं तु द्वितीयं तृतीयं श्री भक्तकवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी द्वारा चालितः यः केन्द्रम् अस्ति, तत्र बहु जनाः संस्कृत पठितुम् आगताः। अग्रे तदनन्तरं विजन एंड रोड मैप अंतर्गत आगामी समये किं किं अस्माकं तत्र भविष्यति, अनन्तरं फलश्रुतिः यद् वयं वर्गं कुर्मः चेत् तस्य फलश्रुतिः अपि भवेत् चेतेव कार्यम् अस्माकं तद् विद्यते। अहमेव स्वयं के गुर्जर माध्यमेन पठितवान् अस्मि F5 तः MA पर्यन्तं, किन्तु संस्कृत भारत्याः यः प्रथमा दीक्षायाः राष्ट्रीय संस्कृत द्वारा सञ्चालित प्रथमा दीक्षा वर्गं कृतवान्। अहमपि धाराप्रवाहेण संस्कृत वक्तुं शक्नोमि, कार्यम् अहमपि संस्कृत मातुः वर्धनं भवेत्, प्रचार प्रसारं भवेत्, तदर्थं कार्यं करोमि। अस्माकं भक्तकवि नरसिंह मेहता द्वारा सञ्चालित वर्गे ये समागताः, तेषु इदानीं 10 जनाः संस्कृतस्य सेवां कुर्वन्ति। यदि वयं रात्रिकाले अपि वदामः यत् एतादृशं कार्यं करणीयमस्ति अस्माभिः, तर्हि ते सता प्रवृत्ताः सन्ति इति महती उपलब्धिः श्री भक्तकवि नरसिंह मेहता द्वारा यः वर्गः इदानीं प्रचलति। इदानीं कोरोना काल वर्तते, तर्हि तत्र 1 मासं यावदेव अवशिष्टः, किन्तु ततः इदानीं पर्यन्तं 10 जनाः तादृशाः समर्थाः कार्यकर्तारः वयं प्राप्तवन्तः। ते आगामी समये भिन्न भिन्न स्थले बाल शिक्षण केन्द्राणि संभाषण शिबिराणि चालितुम् इच्छन्ति इति। अपरं च आगामी समये भक्तकवि नरसिंह मेहता द्वारा किम् आयोजनम् अस्ति संस्कृतस्य विषये, तस्य उपरि अहं किञ्चित् प्रकाशं तत्र स्थापयितुम् इच्छामि कि यूनिवर्सिटी मध्ये संस्कृत प्राचीन ग्रन्थानां एकं पुस्तकालयं भविष्यति। आगामी एषा योजना 10 वर्षीया वर्तते।
विजन एंड रोड मैप अंतर्गत सा योजना अस्माकं कुलपतिः तत् पूर्वे कुलपतिः नासीत् किन्तु प्राध्यापकः आसीत् यद् मैत्रा महोदयं दर्शयति तत्र वर्षं यावत् संस्कृते किं भविष्यति आगामी संस्कृतस्य आयोजनं प्रचार प्रसारार्थं तर्हि तत्सर्वम् अस्माकं चेतन महोदयेन अहर्निशं प्रयत्नं कृत्वा तद् पुस्तकम् इत्युक्ते तद् नियमाः तेन लिखिताः सन्ति अतः अहं वदामि सः तस्य मनसि किं किम् अस्ति केवलं संस्कृत छात्राः एव संस्कृतं पठेत् इति न किन्तु ये विद्याशाखा अन्य विद्याशाखाः वर्तन्ते तत्र यथा छात्राः पठन्ति ते अपि संस्कृतं पठेत् इति तस्य आयोजनम् अस्ति अनन्तरं कालिदास चेर् इत्यस्य प्रारम्भः भवेत् इति आयोजनमपि अस्माकं श्री भक्तकवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालयस्य वर्तते गीता अध्ययन केन्द्रस्य आयोजनम् इत्युक्ते प्रारम्भः यूनिवर्सिटी मध्ये अपि भवेत् अनन्तरं यूनिवर्सिटी विस्तारस्य महाविद्यालयेषु अपि भवेत् अनुस्नातक केन्द्रस्य भवनस्य निर्माणं भवेत् तत् केन्द्रस्य अपि प्रारम्भः भवेत् इति अपि तस्य मनसि इच्छा वर्तते अनन्तरं डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रमाणपत्रीय अभ्यास क्रमाणाम् आयोजनम् अपि भवेत् तत्र डिप्लोमा इन टेम्पल मैनेजमेंट डिप्लोमा इन ज्योतिष डिप्लोमा इन कर्मकांड डिप्लोमा इन वास्तुशास्त्र डिप्लोमा इन योग एतादृशाः अभ्यासक्रमाः आगामी समये यूनिवर्सिटी मध्ये विश्वविद्यालये प्रारम्भः भविष्यन्ति अध्यापकानाम् अनन्तरं छात्राणां कृते प्रशिक्षणार्थं निवासी वर्गाः भविष्यन्ति अपरञ्च छात्राणां कृते किं तद् उत्तमं वर्तते कि ये शास्त्री मध्ये पठन्ति बीए तत्र अन्तिमे वर्षे इत्युक्ते टीवाई मध्ये प्रथम सत्रे इत्युक्ते फर्स्ट सेमेस्टर मध्ये अस्माकं संस्कृत भारती द्वारा प्रकाशित भाषा प्रवेशः एक अहं पश्यामि कि इदानीं सर्वत्र सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु केवलं साहित्यस्य पठनं पाठनम् एव भवति इति दीर्घदृष्टिः प्रप्रथमम् अस्माकं चेतन महोदय दृष्टवान् अस्ति कि केवलं साहित्य शिक्षणं न भाषा शिक्षणमपि भवेत् इति नूतन शिक्षा नीतो अस्माकं यः परम आदरणीयः श्रीश महोदयः वदिष्यति सर्वं विस्तारपूर्वकं किन्तु भाषा शिक्षणमपि भवेत् यदि कोऽपि छात्रः एमए पर्यन्तं पठति आचार्य पर्यन्तं पठति पीएचडी करोति तर्हि स्वस्य परिचयं दद्यात् संस्कृते धाराप्रवाहेण वक्तुं समर्थः भवेत् तर्हि अन्तिमे वर्षे शास्त्री इत्युक्ते टीवाई इत्यस्य प्रथमे वर्षे भाषा प्रवेश एक सेमेस्टर द्वितीये भाषा प्रवेश बे इत्यस्य पाठनं भविष्यति अनन्तरं तथैव आचार्य कक्षायामपि इत्युक्ते एमए मध्ये अपि प्रथम वर्षे गीता सोपानस्य भाग एक गीता सोपानं द्वितीय भागस्य अपि पाठनं तत्र भविष्यति इति आयोजनं तेन दृष्टः वर्तते अपरञ्च विश्वविद्यालयस्य परिसरे एव संस्कृत संभाषणस्य संवर्धनस्य केन्द्रस्य स्थापना भविष्यति तत् जातमपि अस्ति किन्तु यदा एतस्य योजनायाः नियमस्य पुस्तिकायाः विमोचनं जातं तदा तत् सर्वं लिखितम् एतेषु यद् कार्यमस्ति तद् वेगे जायमानमेव अस्ति न केवलं संस्कृत एव बीबीए बीसीए बीएससी बीकॉम एलएलबी इत्यादि विद्याशाखायां ये छात्राः पठन्ति तेषां कृते अपि क्रेडिट कॉस्ट ये संस्कृतं पठिष्यन्ति तेषां कृते अपि महोदयस्य एका दीर्घदृष्टिः वर्तते आयोजनं वर्तते एतादृशं मया अन्यत्र कुत्रापि न दृष्टः केवलं संस्कृतस्य छात्राणां कृते चिन्तनम् अपरञ्च ये वाणिज्य मध्ये पठन्ति ये विज्ञानी तकनीकी मध्ये पठन्ति तेषां सर्वेषां कृते तस्य आयोजनं वर्तते एका तादृशी बीएड कॉलेज भवेत् महाविद्यालय भवेत् तत्र ये शिक्षकाः संस्कृत समर्थाः शिक्षकाः भवेत् एतादृशी योजना तस्य मनसि वर्तते के तादृशी संस्थायाः अपि रचना तत्र भवेत् इति अनन्तरं छात्राणां कृते अपि ये छात्राः पठन्ति
तेषां मनसि अपि संस्कृते किं किं प्रचलति, संस्कृतं स्वीकृत्य वयम् अग्रे किं कर्तुं शक्नुमः, तादृशानि शिबिराणि, निवासी शिबिराणि कर्तुम् अपि अस्माकं विद्यालयस्य इच्छा वर्तते आगामि समये। अनन्तरं गौरवपरीक्षायाः अपि आयोजनं भवेत् प्रतिवर्षे। ये छात्राः यूनिवर्सिटी विस्तारसमविद्यालयेषु भिन्नभिन्नविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु पठन्ति, तत्र सर्वत्र गौरवपरीक्षायाः आयोजनं भवेत् इति अपि एका योजना वर्तते। संस्कृत अध्यापकानां कृते किं प्रतिवर्षे HRDC अंतर्गतम् एक सप्ताहस्य कार्यशाला भविष्यति। अपरञ्च शिरीष महोदय, एषः यदा ICT इत्युक्ते इन्फर्मेशन् टेक्नोलॉजी कथं वयं पठन पाठन प्रक्रियां सरलं कर्तुं शक्नुमः इति योजना अपि तस्य मनसि वर्तते। तस्य प्रिय क्षेत्रं तद् वर्तते अस्माकं चेतन महोदयस्य। अतः प्राध्यापकाः अपि संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयेयुः इति तेषां सज्जता भवेत्। तदर्थं प्रतिवर्षे 7 दिनात्मकम् एका कार्यशालायाः आयोजनं भविष्यति। संस्कृतप्रेमी जनानां कृते अपि, केवलं छात्राणां प्राध्यापकानां कृते न, समाजस्य कृते अपि एतस्य महाविद्यालयस्य योजना वर्तते कि स्पोकन संस्कृत डेवलपमेंट कोर्स इत्युक्ते 6 मासतः 1 वर्षं यावत् जनानां कृते, सामाजिक जनानां कृते अपि भवति। ये समाजे संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, सरल संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अपि समाजे तादृशानां केन्द्राणाम् आयोजनं भविष्यति, स्थापना भविष्यति। अपरञ्च जनानां कृते समाजे अपि गीता केन्द्रस्य आयोजनं भविष्यति आगामी समये। प्राप्त अनुदानात् प्रतिवर्षे विश्वविद्यालय द्वारा एकं संस्कृत पुस्तकस्य सम्पादनं भवेत्, मुद्रणम् अपि भवेत् इति आयोजनम् अपि अस्ति। अतः अहं मन्ये, अहम् अधिकं ऋतवान् अस्मि, किन्तु यद् वर्तते संस्कृतस्य कृते, अहं संस्कृतस्य मातुः पुत्रोऽहम्, अतः अधिकम् आनन्दं भवति यदा संस्कृतस्य विषये कोऽपि किमपि योजनां वा किमपि कार्यं करोति चेत् मम हृदयं प्रफुल्लितं भवति, आनन्दम् अनुभवति। अतः यद् आयोजनं भक्तकवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा चेतन महोदयेन कृतं वर्तते, तर्हि अहम् एकवारम् अभिनन्दनं धन्यवादाः अर्पयामि। अग्रे अहं कार्यक्रमं विस्तारं कर्तुम् इच्छामि, अग्रे नयामि चेत् अहं स्नेहल जोशी महोदयं निवेदयामि कि सः प्रार्थयेऽहं कि सः स्वस्य स्वरचित काव्यं प्रस्तुतं कुर्यात् इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत दिन एवं रक्षाबंधन पर्वस्य शुभाशया। कार्यक्रमस्य मध्ये एकस्मिन् गीतिकाव्यं सरस्वती वंदना सादरं प्रस्तौमि, हृदयेन शृण्वन्तु। हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम्। हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम्। हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम्। पुष्पं धारयतु हस्ते नयने यमृत सागरम्। पुष्पं धारयतु हस्ते नयने यमृत सागरम्। नवपल्लम हृदयं माता देहि प्रणय भक्ति सरः। पुष्पं धारयतु हस्ते नयने यमृत सागरम्। नवपल्लम हृदयं माता देहि प्रणय भक्ति सरः। ब्रह्मनादः सत्यं ननु मिथ्या मम जिह्वा स्पंदनम्। ब्रह्मनादः सत्यं ननु मिथ्या मम जिह्वा स्पंदनम्। हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम्। हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम्। दर्शनं सुंदरं भवति अंतर्धानं तदा ते ध्यानम्। दर्शनं सुंदरं भवति अंतर्धानं तदा ते ध्यानम्। वर्णयन्ति महिमानं भक्ताः कृत्वा मधुरं गानम्। दर्शनं सुंदरं भवति अंतर्धानं तदा ते ध्यानम्। वर्णयन्ति महिमानं भक्ताः कृत्वा मधुरं गानम्। जलं केवलम् अस्तित्वं मे त्वच्चरणं तु चन्दनम्। जलं केवलम् अस्तित्वं मे त्वच्चरणं तु चन्दनम्।
हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम। हे माते तव चरणे स्वीकरोतु मम वंदनम। धन्यवाद। साधु साधु धन्यवादाः। युवा कवि स्नेहलभाई जोशी उत्तमानि काव्यानि लिखन्ति वदन्ति च। न केवलं अत्र सः प्रस्तुतं कृतवान् अस्ति, किन्तु मोरारी बापू प्रतिवर्षे अस्मिता पर्वस्य आयोजनं करोति। अनन्तरं भाई श्री रमेश भाई ओझा द्वारा प्रेरित संस्कृति चिंतन कार्यक्रमे अपि सः संस्कृत काव्यानां गुर्जर काव्यानां तत्र प्रस्तुतीकरणं करोति। बहुवर्षेभ्यः 25 वर्षेभ्यः सः काव्यस्य रचनां करोति, कविहृदयः अस्ति। अपरञ्च आनन्दो यः वर्तते के सः संस्कृतस्य जनः अस्ति। तर्हि एकवारं पुनः भवतः अभिनन्दनम् आभारं प्रकटयित्वा अहम् अग्रे चलामि। अहं तदनन्तरं भैरवी भगिनीं प्रार्थयामि कि सः वैष्णवजनं तु एनं ब्रूमः इत्युक्ते यस्मिन् विश्वविद्यालये वयम् उपस्थिताः तर्हि तद् भजनमेव सम्पूर्णविश्वे प्रचलित वर्तते। तस्य संस्कृतीकरणम् इत्युक्ते संस्कृते अस्माभिः पूर्वे कदापि न श्रुतः तद् भजनम्। अतः अहं प्रार्थयामि ते भैरवी भगिनी तद् भजनम् इत्युक्ते गीतं प्रस्तुतं कुर्यात् इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। गीतमेतत् गायामि संस्कृतेन।
धन्यवादः साधु प्रस्तुतिः। भैरवी भगिन्याः आल्बम् इत्युक्ते गर्भागीतं श्रुत्वा अस्माकं परमादरणीया प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रभाई मोदी अपि प्रसन्नाः जाताः, अभिनन्दनं च दत्तवान् आसीत्। भैरवी भगिनी अस्माकं कुलपति महोदय अस्ति, तस्य अर्धाङ्गिनी अपि अस्ति। तत्र तत् सार्थकम् अस्ति। महोदयस्य विषयः आङ्ग्लभाषा, किन्तु भैरवी भगिन्याः विषयः संस्कृतं वर्तते, अतः संस्कृतस्य रुचिः अत्र अपि प्रकटिता वर्तते। अनन्तरं तेनैव कारणेन उभयोः एकं दिव्यमेलनं वर्तते। तर्हि साधु तेन षष्ठी कार्यक्रमे संस्कृतस्य गीतगानं कुर्वन् अस्ति, अतः पुनः एकवारम् अहम् अभिनन्दनं दत्वा धन्यवादम् अर्पयामि। यस्य व्याख्यानं श्रोतुम् उद्विग्नः स्मः, तादृशः सारस्वत अतिथत्वेन उपस्थितः श्रीमन्तः श्रीशः देव पुजारी महोदयः, साक्षात् तं महोदयं निवेदयामि यत् स्वविचारान् प्रकटीकुर्वन्तु इति। श्री पुजारी महोदयः। आदरणीय चेतन भाई, श्रीमती भैरवी जी, उपस्थित प्राध्यापक एवं छात्र बंधुओं और भगिनियों, आज का विषय नई शिक्षा नीति यह होने के कारण उसी पर व्याख्यान केंद्रित रहेगा। यद्यपि आज जो संस्कृत दिन है, सामान्यतः इस दिन संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए इस पर विचार रखे जाते हैं, किंतु आज नई शिक्षा नीति इस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। यह शिक्षा नीति बहुप्रतीक्षित तो थी ही, विलंब से आई, किंतु जो भी घोषित हुआ है वह सब स्वागता रहा है। जैसी अपेक्षा थी केंद्र सरकार से, वैसे ही नीति बनी है और विशेषकर संस्कृत क्षेत्र के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। संस्कृत क्षेत्र के लिए उसमें प्रमुखता से 5 बिंदु हैं। पहला तो हम इस अवसर को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वो क्या अवसर है? तो प्राथमिक शिक्षा अपने घरेलू भाषा में या मातृभाषा में या प्रादेशिक भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में, ऐसे 4 पर्याय दिए हैं। इन 4 पर्याय में से एक में
हमारी प्राथमिक शिक्षा होगी, ऐसा उसमें लिखा गया है। इस अवसर को संस्कृत क्षेत्रीय लोगों ने भुनाना चाहिए, क्योंकि हमारी घरेलू भाषा यदि संस्कृत होगी या है तो हम उस माध्यम में अपने संतति को पढ़ा सकेंगे। और इसीलिए इसके क्रियान्वयन के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। इस नीति के जो सीबीएसई विद्यालय हैं वो तो सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, किंतु अन्य विद्यालय ये राज्य सरकार के अधीन होने के कारण राज्य सरकार इस नीति को स्वीकार करेगी फिर लागू करेगी, इसमें थोड़ा विलंब हो सकता है। अभी और भी प्रक्रिया बाकी है। इस शिक्षा नीति की चर्चा संसद में होगी और संसद में भी इसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। बाद में ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर उस पर हस्ताक्षर होंगे और फिर वो लागू हो। तो इसमें और कुछ प्रक्रिया बाकी है, इसलिए समय लगना ही है। इस समय का सदुपयोग जितने भी संस्कृत भारती के कार्यकर्ता हैं या संस्कृत क्षेत्र के लोग हैं वो करें, ऐसा निवेदन है। इस समय में क्या करना है तो अधिकाधिक घरों में संस्कृत बोलना आरंभ हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी है, ताकि वो ये कह सके कि हमारी घरेलू भाषा संस्कृत है, इसलिए हमारा पुत्र पुत्रियां ये संस्कृत माध्यम में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा, छठी कक्षा से लेकर आगे त्रिभाषा सूत्र का उल्लेख इस नीति में है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये 3 भाषा कौन सी होगी ये उस छात्र की इच्छा पर निर्भर है। कोई भी भाषा अनिवार्य नहीं है और इसीलिए संस्कृत ये छठी से लेकर शिक्षा के अंत तक कोई भी छात्र पढ़ पाएगा, उसकी इच्छा। और इसीलिए छात्रों से निवेदन है कि वो अपने विषयों में एक विषय संस्कृत रखें। उच्च शिक्षा में वो जब जाएगा तब भी उसको संस्कृत विषय पढ़ना संभव हो पाएगा। पहले ये दीवारें थी, ये भित्तियां थी कि जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ेगा वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, जो अभियंत्रण शास्त्र पढ़ेगा वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, जो विज्ञान पढ़ेगा वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, जो वाणिज्य पढ़ेगा वो संस्कृत नहीं पढ़ेगा। केवल कला संकाय का छात्र संस्कृत पढ़ पाएगा। ये भित्तियां अब समाप्त होने जा रही है और छात्रों को ये पूरा स्वातंत्र रहेगा कि वो किन विषयों को पढ़ें। उसमें 2 प्रकार हैं, एक मुख्य विषय और एक गौण विषय। तो मुख्य विषय सबका संस्कृत होगा ऐसा नहीं है, उनका मुख्य विषय भिन्न हो सकता है, किंतु गौण विषय के रूप में वो संस्कृत लें, ऐसा उनसे निवेदन है। ये किस लिए, तो एक उदाहरण देता हूँ। मेरा केंद्र लखनऊ है, यहाँ इसी प्रतिबंध काल में एक नैनो वैज्ञानिक संपर्क में आए। वो नैनो वैज्ञानिक पहले जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका में अनुसंधान में रत थे, वहीं से उनको विद्या वारिधि यानी पीएचडी प्रदान हुई है और उन्होंने कुछ परिश्रम कर कुछ वर्ष उन्होंने नैनो पार्टिकल्स तैयार करने की विधि को ढूंढा और उसके आधार पर उनके प्रबंध को पीएचडी प्राप्त हुई। अभी वो जैसे ही संस्कृत भारती के संपर्क में आए, वो बोलना सीखने लगे, तब उन्होंने संस्कृत भारती के द्वारा प्रकाशित साइंस इन संस्कृत और प्राइड ऑफ इंडिया की पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया और वो आश्चर्य से उछले, क्योंकि उसमें आयुर्वेद के माध्यम से नैनो पार्टिकल कैसे निर्माण करना, इसका विवरण पहले ही हमारे पूर्वजों ने लिख छोड़ा है। जब भस्म बनाते हैं तो इसी विधि का उपयोग करते हैं और भस्म
निर्माण करते हैं और विविध भस्मों का उपयोग चिकित्सा में, आयुर्वेद में होता है, बहुत वर्षों से हो रहा है, ये सबको पता है। तो वो नैनो पार्टिकल्स हैं और उसको बनाने की विधि ये हमारे पूर्वजों ने पहले से लिख छोड़ी और उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। और इन महाशय ने अपने कई वर्ष लगाकर नया अनुसंधान मानकर एक विधि खोजी और वो पहले से ही वहां लिखी थी। तो इसीलिए सभी चाहे कोई विषय हो, सभी छात्र यदि संस्कृत पढ़ेंगे और अपने विषय के संस्कृत ग्रंथों का परिशीलन करेंगे तो उनको कई बातें पहले से ही उपलब्ध हो जाएगी बिना अनुसंधान के, और आगे वो उस पर अधिक आगे निकल सकेंगे। हम अंग्रेजी तो पढ़ते ही हैं, इसलिए जो भी शास्त्र पश्चिम में विकसित हुए हैं उन सभी शास्त्रों को हम उनका अध्ययन तो कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ यदि हम अपने पूर्वजों के द्वारा संचित ज्ञान को भी प्राप्त कर लेंगे तो हम ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बन जाएंगे, हमारा ज्ञान द्विगुणित हो जाएगा और हमारा फिर ज्ञान के क्षेत्र में हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति यदि आएगी तो हमारा देश विकास में सबसे अग्रणी होगा। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री पहली बार बने तो उन्होंने एक नॉलेज कमीशन का गठन किया। उस नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष थे सैम पेट्रोडा, जो मूलतः भारतवासी हैं किंतु रहते हैं इंग्लैंड में और वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी हैं। उन्होंने अपने वृत्त में, रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को जो सौंपी थी उसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है और वो वाक्य है कि ये अभी प्रतियोगिताएं सभी देशों में चल रही है विकास की, तो उन्होंने कहा है कि नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी विल प्रिवेल इन कॉम्पिटिशन। तो ज्ञान के विषय में जो अग्रणी रहेगा वही विकास में की दौड़ में भी आगे रहेगा। और हमको यदि विकास करना है तो हमको भी ज्ञान के क्षेत्र में आगे रहना होगा, अनुसंधान करने होंगे। आज दुर्भाग्य से छात्र अनुसंधान की ओर रत नहीं है और इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को केवल 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए और वो दोनों शांति के लिए हैं, न कि अन्य किसी शास्त्र के लिए। एक तो मदर टेरेसा को मिला है और एक सत्यार्थी जी को मिला है और ये दोनों शांति के लिए मिले हैं। बाकी भारतीयों को जो पुरस्कार मिले हैं वे सभी भारतीय भारत के नागरिक नहीं है, उनका पासपोर्ट या तो इंग्लैंड का है या तो अमेरिका का है। तो इसलिए हमारे लिए ये बड़े चिंता का विषय है कि हम किसी शास्त्र में अग्रणी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या का एक उत्तर ये हो सकता है कि हम अपने पूर्वजों के उसको यदि बाहर निकालेंगे अपने विषय से संबंधित तो हम संभवतः हम आगे निकलेंगे, हम अनुसंधान में आगे निकलेंगे तो पुरस्कार हमारे ही नाम पर होंगे। तीसरी बात इस शिक्षा नीति में है वो है कोई भी शास्त्र 2 भाषा में पढ़ाया जाएगा, एक ही भाषा में नहीं। जैसे पहले विज्ञान केवल अंग्रेजी माध्यम में ही था, अभी नई शिक्षा नीति में वो अन्य भाषा में भी रहेगा, यानी कम से कम 2 भाषा में पढ़ाया जाएगा। अब सभी शास्त्रों के बारे में ये प्रावधान वहां किया गया है। अभी भारतीय किसी भी भाषा में यदि पाठ्यक्रम तैयार करना है तो पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता रहेगी और ये पारिभाषिक शब्द हर भारतीय भाषा में यदि भिन्न भिन्न उपयोग में लाएंगे तो जब 2 विद्वान एकत्रित आएंगे किसी भी कारण से तो वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाएंगे। अभी सभी लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसलिए कोई समस्या नहीं है, किंतु आगे कोई एक शास्त्र कोई गुजराती में पढ़ेगा और कोई बांग्ला में पढ़ेगा और दोनों ने भिन्न शब्दों का प्रयोग पारिभाषिक शब्दों का करना प्रारंभ कर दिया तो एक दूसरे को समझना कठिन हो जाएगा। और इसीलिए ये उचित रहेगा
कि हम संस्कृत में पारिभाषिक शब्दावली को निर्माण करें और उसी को पूरे भारत में लागू करें। कारण सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत होने के कारण सभी भाषाओं में संस्कृत में उत्पन्न शब्दों का प्रयोग हो सकता है। समान शब्दावली रहेगी तो हमारे लिए बहुत सुलभता हो जाएगी। उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ कि अभी अपने देश में प्रशासनिक सेवा का कैडर है जिसको IAS IPS कहते हैं, वैसा ही न्यायिक सेवा का कैडर बने ऐसी चर्चा है। और उसके लिए 2 वर्कशॉप हुए जहां पर वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े इनका भाषण हुआ। दोनों वर्कशॉप में उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक कैडर का निर्माण में जो बाधा है वो मुख्य रूप से भाषा है। क्योंकि जिला सत्र न्यायाधीश तक तो वो किसी भी राज्य में यदि नियुक्त हो जाएगा तो एक जिले से दूसरे जिले में उसका स्थानांतरण होगा, भाषा समान रहेगी, उसी राज्य की रहेगी। जैसे आज IAS IPS अधिकारी अन्य राज्यों से आते हैं किंतु जो राज्य में उनका कैडर निश्चित हो जाता है वहाँ की भाषा सीख लेते हैं, वैसे ये जिला सत्र न्यायाधीश भी सीख लेंगे। जैसे गुजरात में किसी की नियुक्ति हुई वो गुजराती सीख लेगा, किंतु उच्च न्यायालय में जो न्यायमूर्ति होते हैं उनका स्थानांतरण होता है, पूरे भारत में होता है। आज यहाँ से गुजरात से वो त्रिपुरा भेजा जाएगा तो त्रिपुरा में तो बांग्ला भाषा है तो उसको बांग्ला सीखनी पड़ेगी, फिर वहाँ से उसको चेन्नई भेजा जाएगा तो तमिल सीखनी पड़ेगी। तो कितनी भाषाएं कोई व्यक्ति सीख सकेगा? और इसीलिए ये एक समस्या है। तो उन्होंने कहा कि कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो न्यायिक सेवा के लिए आवश्यक पारिभाषिक शब्द है, न्याय व्यवस्था में जो पारिभाषिक शब्द आवश्यक है, वो सब संस्कृत में यदि होंगे तो ये समस्या कुछ मात्रा में उसका समाधान निकल आएगा। वे संस्कृत प्रेमी होने के कारण भी उन्होंने ऐसा कहा है और वास्तव में भी ये समाधान हो सकता है। तो हमको संस्कृत शब्दावली सभी विषयों के लिए गढ़नी पड़ेगी। ये संस्कृतज्ञों का काम है, संस्कृत प्रेमियों का काम है। सरकार ने शिक्षा नीति में और एक बात कही है, वो है विभिन्न शब्दकोशों का आधिकारिक अपडेशन। यानी गुजराती भाषा का शब्दकोश, इसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए, नए शब्द आने चाहिए और उसका आधिकारिक अपडेशन होना चाहिए। यही बात संस्कृत के लिए भी है, क्योंकि नए नए अनुसंधान होते हैं, सभी भारत में होते हैं ऐसा नहीं, अधिकतर विदेश में होते हैं। उनसे जुड़े जो भी शब्द हैं वो सब उसी भाषा में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे देश में संगणक आया, अब उसका नाम कंप्यूटर है, उससे जुड़े हुई सभी क्रियाएं उसका आंग्ल में ही उच्चारण होता है। डाउनलोड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, म्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे, फिर उसके जो उपकरण हैं, चाहे पेन ड्राइव हो चाहे और कुछ, वो भी उसका नाम तो हमको अंग्रेजी में लेना पड़ेगा। तो हमने भाषा में परिवर्तन तो किया ही नहीं, अब इन सब के लिए हमको शब्द बनाने पड़ेंगे। और ये संस्कृत में शब्द निर्माण करने का अपार सामर्थ्य है। पहले ही कई कोटि शब्द उस संस्कृत में है और कई कोटि शब्द जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो 1700 धातु हैं उनके और 22 उपसर्ग हैं और कई प्रत्यय हैं, इन सब के आधार पर नए नए शब्दों को गढ़ना संभव है। और इसीलिए पहले संस्कृत के शब्दकोश का अपडेशन हो, उसमें शब्द जोड़े जाए ताकि अन्य भाषाओं में सुविधा हो जाए। उदाहरण के लिए फ्लैट ये हम आजकल खरीदते हैं, किंतु उसके लिए गुजराती में शब्द है कि नहीं मुझे पता नहीं, हिंदी वाले ने तो कोई शब्द गढ़ा नहीं है, किंतु संस्कृत ने गढ़ लिया है। सदनिका ये उसको कहा जाता है, अपार्टमेंट्स बने, तो उसके लिए संस्कृत में एक शब्द है कि सहनिवास। तो ऐसे नए नए शब्द संस्कृत में सरलता से गढ़े जा सकते हैं
और हमारी भाषा मिश्रित भाषा होने से हम बचा सकते हैं, उसके शुद्ध रूप को हम यथा संभव ठीक रख सकते हैं। और इसीलिए संस्कृत भाषा का ये दायित्व है कि भारतीय भाषाओं की सहायता इस विषय में वो करें, क्योंकि सभी भाषाओं में नए शब्द गढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, उसको संस्कृत की ओर ही ताकना पड़ता है। और एक विषय इस शिक्षा नीति में है, और वो है पांडुलिपियों का उद्घाटन, उसमें क्या लिखा है इस पर अनुसंधान, उसकी क्रिटिकल एडिशन यानी संपादित आवृत्ति का प्रकाशन, इसके लिए शासन प्रोत्साहन देगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और ये बड़ी स्वागतार्ह बात है, क्योंकि आज हमारे देश में केंद्र सरकार ने एक संस्थान निर्माण किया है, उसका नाम है पांडुलिपि मिशन। ये इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर दिल्ली में उसका हिस्सा है, स्वतंत्र निदेशक भी उसके लिए है। और उन्होंने एक व्यवस्था रखी है कि पूरे भारत में घूम घूम कर जहाँ भी कोई भी पांडुलिपि उनको दिखती है वो उनको मांगते हैं, और वहाँ दिल्ली में पांडुलिपि मिशन में लाकर जमा करते हैं। यदि वो देने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है कि मेरे पूर्वजों का ये संचित धन है, तो वो उनकी वैन वहाँ पहुँचती है, और वो उसमें वैन में सैटेलाइट के द्वारा कनेक्टिविटी है, और वो उस पांडुलिपि के चित्र लेकर, स्कैन करके चित्र लेकर वो सैटेलाइट के द्वारा दिल्ली भेजते हैं, और वहाँ उसको सुरक्षित किया जाता है। तो ऐसे जिनकी माइक्रोफिल्म्स बनी है और जो मूल पांडुलिपि भूर्ज पत्रों पर लिखे उनकी सुरक्षा की चिंता की जाती है, ऐसे लगभग 50 लाख पांडुलिपियां आज वहाँ संग्रहित हैं। किंतु दुर्भाग्य ये है कि पढ़ने वाले इन्हें गिने लोग, इसलिए उसमें क्या लिखा है ये बाहर निकालना अतीव आवश्यक है, तभी हम ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनेंगे। और इस काम को जो संस्कृत भाषा जानते हैं वही कर सकते हैं, किंतु केवल संस्कृत भाषा जानने मात्र से ये नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए किसी ने अंग्रेजी भाषा जान ली, वो अंग्रेजी में साहित्य में एमए कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि अंग्रेजी में लिखे हुए सब शास्त्रों का ज्ञान उसको हो गया। वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित जो अंग्रेजी में लिखे हैं उन सब का ज्ञाता हो जाता है क्या? नहीं। तो वो केवल भाषा जानता है, विषयों को नहीं जानता है। वैसे ही केवल संस्कृत भाषा जान लेने मात्र से विभिन्न विषयों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का वो पठन तो नहीं कर सकता, उसको उसका अर्थबोध ही नहीं होगा, पारिभाषिक शब्दों को समझ ही नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए गणित के ग्रंथ भी पद्य में लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि पहले परंपरा ये थी कि सभी बातें कंठस्थ करना। कोई भी पुस्तक में है उससे क्या लाभ, यदि स्मरण में है तभी लाभ, और इसीलिए सभी विद्या कंठ में होनी चाहिए, यह आग्रह था। और इसीलिए पद्य में उसकी रचना करते थे ताकि कंठस्थीकरण सरल हो जाए। अभी गणित को पद्य में, अब उसमें तो अंकों का संबंध है, अंकों को कैसे छंद में रचा जाए, तो उन्होंने उसके लिए भी एक युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अंकों के स्थान पर उसके लिए शब्द डाले काव्य में, और छंदबद्ध काव्य रचा। और वो है जैसे एक है तो ब्रह्मा, ऐसा शब्द प्रयोग किया कि ब्रह्म तो एक ही है। फिर 3 के लिए गुण लिखा, कारण तत्व रजतम, ये 3 गुण हैं। फिर 5 जहाँ वहाँ बाण शब्द लिखा, क्योंकि ये शंकर पर कामदेव ने 5 बाण चलाए थे, वो संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उसको 5 के स्थान पर बाण लिखा। फिर 9 के स्थान पर ग्रह लिखा। ऐसे इस प्रकार से अंकों के स्थान पर शब्दों की रचना की, और गणित को भी काव्य में लिखा। अब जिसको ये पता नहीं है वो कितना भी पढ़ ले उसको समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो उस शास्त्र की कुछ विशेषताएं हैं, उसको ध्यान में रखकर उन ग्रंथों को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इस दिशा में यदि अनुसंधान हो रहा है
तो होगा आगे, उसको यदि बढ़ावा दिया जाएगा तो बहुत ही आनंद का विषय है। ये ज्ञान सब बाहर निकलेगा और विश्व का उसमें कल्याण होगा। एक अंतिम बिंदु, हमारी सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को अपनी शाखाएं विदेशों में खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव लाया है इस शिक्षा नीति में। जैसे विदेशी जो पहले 100 में आने वाले विदेशी विश्वविद्यालय हैं, उनको भारत में अपनी शाखाएं खोलने का प्रावधान जैसे नई शिक्षा नीति में है, वैसे ही भारतीय विश्वविद्यालयों को अपनी शाखाएं विदेशों में खोलने का भी प्रावधान है। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि भारत के विश्वविद्यालय विदेशों में अपनी शाखाएं खोलें। वो क्या पढ़ाएंगे? तो विदेशियों के पास तो वहां विकसित हुए शास्त्र पहले से ही है ही, उन्हीं शास्त्रों को हम पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ने के लिए कौन आने वाला? और इसीलिए वहां विश्वविद्यालय खोलना इसका अर्थ हो गया कि जो विदेशी लोग नहीं जानते उसको हम यदि पढ़ाएंगे तो वो पढ़ने के लिए आएंगे। अब विदेशियों के पास ऐसे कौन से शास्त्र हैं कि जो उनके पास नहीं है और हमारे पास है? तो वो है अलौकिक शास्त्र। संस्कृत में 2 प्रकार के शास्त्र, एक नश्वर जगत से संबंधित शास्त्र जिसको लौकिक शास्त्र कहें, यानी उसका अर्थ कृषि, आयुर्वेद, गणित, वास्तुशास्त्र इत्यादि, और ऐसे शास्त्र कि जो अनश्वर जगत से संबंधित है, यानी जो सत्य का प्रतिपादन करते हैं, जो शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है, शाश्वत है, उसी को खोजने का प्रयास करते हैं, वो है अलौकिक शास्त्र। पूरे विश्व में कोई भी अलौकिक शास्त्र भारत के बाहर विकसित नहीं हुआ है और इसीलिए भारतीय अलौकिक शास्त्र पढ़ने के लिए विदेशी लालायित रहते हैं। मैं हर वर्ष अमेरिका में जाता हूँ, वहाँ जितने भी संस्कृत भारती में जुड़े हैं लोग, कार्यकर्ता, वो अधिकांश आईटी क्षेत्र के हैं। और जब मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग विज्ञान जानते हैं तो संस्कृत में जो विज्ञान है उसको आप बाहर निकालिए। मैं जिनके घर में रुका था उनको स्वयं को 25 पेटेंट प्राप्त थे, तो विज्ञान के क्षेत्र में वो अग्रणी है। मैंने जब उनको कहा ये, तो उन्होंने कहा कि वो विज्ञान ये सब हम जानते हैं, आप हमको न्याय शास्त्र सिखाइए, हमको सांख्य दर्शन सिखाइए, हमको वेदांत सिखाइए। उनकी ये मांग है। क्यों? कि वो वहां के सब भौतिक जगत से वो उकता चुके हैं, उसका खोखलापन उनको समझ में आ गया है और इसलिए वो अलौकिक शास्त्र पढ़ने की इच्छा रखते हैं। अब हमारे विश्वविद्यालय यदि वहां जाकर इन शास्त्रों को पढ़ाने के लिए सिद्ध हो जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि विश्व के कई देशों में हमारे विश्वविद्यालय सफल हो पाएंगे। संस्कृत भारती के द्वारा कम से कम अमेरिका, कनाडा, यूएई और इंडोनेशिया, सिंगापुर, इतने देशों में ग्राउंड वर्क जिसको कहते हैं वो तैयार है और वहाँ के लोग जो भिन्न भिन्न विषयों में अग्रणी हैं वो इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए निश्चित रूप से आएंगे। तो जहाँ जहाँ संस्कृत भारती का काम प्रबल है वहाँ आधार भूमि तैयार हो गई है। केवल विश्वविद्यालय की शाखा वहाँ खोलनी है। वो आज ही संपर्क करते रहते हैं। यूजीसी के नियमों के कारण वहाँ के लोगों की परीक्षाएं देकर उनको उपाधियां बांटना संभव नहीं है, इसलिए डिग्री कोर्सेस अभी भी भारतीय विश्वविद्यालयों के वहाँ प्रारंभ नहीं हो पाए हैं। ये न्यूनता इस शिक्षा नीति में यदि समाप्त हो जाती है तो हमको पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने में सुविधा होगी। इस शिक्षा नीति में संस्कृति की बात भी बार बार कही गई है। संस्कृति इस शब्द का अर्थ बहुत लोगों के समझ में नहीं आता क्योंकि ये भारतीय शब्दावली है और बहुत सारे विद्वान लोग अंग्रेजी माध्यम में भारत को समझने का प्रयास करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। वो कल्चर को संस्कृति मान लेते हैं। अब कल्चर ये बाह्य बात है और संस्कृति ये आंतरिक बात है। दोनों में एकदम अंतर है।
हम कल्चर को सभ्यता कह सकते हैं अधिक से अधिक, क्योंकि आज जो कल्चर की बात होती है वो खान पान की भिन्नता, भाषा की भिन्नता, वेश की भिन्नता, ये सब भिन्नताओं की बात होती है। कहते हैं बहुत सारे कल्चर भारत में है, वास्तविक ये सब सभ्यता में आते हैं। आचार व्यवहार, रूढ़ी, परंपरा, इसमें उसको लाया जा सकता है, इन शब्दावली में उसको लाया जा सकता है। संस्कार से संबंधित संस्कृति ये शब्द है, और वो संस्कार संस्कृत के द्वारा होते हैं। इसलिए संस्कृति, संस्कार और संस्कृत, ये तीनों शब्द परस्परावलंबी है, अन्योन्याश्रित संबंध है इनका। और इसीलिए संस्कृत को यदि हम ये शिक्षा नीति में बढ़ावा मिलेगा, जैसे अभी इसका आभास हो रहा है, वैसे हमारी संस्कृति भी प्रबल होती जाएगी, क्योंकि संस्कार होते जाएंगे और वो संस्कृति पूरे विश्व का कल्याण करने वाली संस्कृति होने के कारण उसका प्रचार पहले पुराने काल में पूरे विश्व में था ही, अब फिर से उसका पुनरुज्जीवन हमको केवल करना होगा। ये यदि हम कर पाएंगे तो भारत ही नहीं तो उसमें विश्व का कल्याण भी निहित है, क्योंकि हम सर्वदा ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, यही सब हमारी घोषणाएं हैं। ये भारतीय संस्कृति के कारण ही संभव होगा। इस शिक्षा नीति में इसका भी बार बार उल्लेख है, इसलिए मैं इस शिक्षा नीति का स्वागत करता हूं। जिन्होंने इसका निर्माण किया है, कस्तूरी रंगन जी और उनके साथी, उन सबका अभिनंदन करता हूं। और संस्कृत प्रेमियों को, संस्कृत छात्रों को, अध्यापकों को निवेदन करता हूं कि वे इस स्वर्ण अवसर का लाभ लेकर हम संस्कृत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। उत्तमोत्तमं, धन्यवादः, अभिनन्दनं च। महोदयेन विस्तारेण नूतन शिक्षा नीतौ संस्कृते संस्कृतस्य विकासाय किं किम् अस्ति तद् तेन वर्णनं कृतम्। इदानीं चॉइस बेस्ड लर्निंग आगामी नीतो भविष्यति, तर्हि अस्माकं दायित्वं तदेव वर्तन्ते। ये अस्माकं कार्यक्रम इदानीम् ऑनलाइन पश्यन्ति, ते अस्माभिः तादृशं वातावरणं रचनीयमस्ति। तत्र जूनागढः तु अग्रेसरः एव अस्ति। अस्माकम् अध्यक्षः एव कुलपति चेतन महोदय अस्ति। संस्कृत भारती एवञ्च विश्वविद्यालय संयुक्तोपक्रमेण विविधाः कार्यक्रमाः इदानीं तेन माध्यमेन प्रचलन्ति एव। किन्तु एकम् अहं वदामि अस्य विषये कि संविधान सभायां संस्कृतं राजभाषा भवेत्, तदर्थं तत्कालीन समये डॉक्टर बाबा साहेब भीमरावः महोदयः तथा पंडित लक्ष्मीकांत महोदयः संस्कृत भाषा सरला भाषा अस्ति इति दर्शयितुं संस्कृते संभाषणं कुर्वन्तौ तौ द्वौ तदा कि संस्कृतम् अस्माकं राजभाषा भवेत्। संपूर्ण भारते संस्कृतस्य कुत्रापि अवहेलना अस्वीकृतिः न वर्तते। हिंदी भाषायाः विषये दक्षिण राज्येषु एतादृशी स्थितिः वर्तते कुत्रचित्, किन्तु संस्कृते तादृशी स्थितिः नास्ति। अतः अस्माकं सर्वेषां कृते एतद् आनन्दस्य विषयः वर्तते कि वयं तादृशं वातावरणं भारते निर्माणं कुर्मः, तेन छात्राः अभिभूताः भवेत्। संस्कृते किम् अस्ति, वयं संस्कृतं स्वीकृत्य अग्रे गच्छामः तर्हि को लाभः। यथा महोदयेन उक्तं कि तत्र 21 यावत् पैटर्न तेन कृतं, किन्तु यदि वयं यदि कोऽपि अत्रापि छात्रः विज्ञाने रुचिः अस्ति, यदि संस्कृतमपि पठति तर्हि तत्र सः अन्वेषणं कृत्वा अनुसन्धानं कृत्वा सः संशोधनं कर्तुं शक्नोति। कोऽपि विज्ञानस्य छात्रः, तकनीकेः छात्रः संस्कृतम् आगामी समये स्वीकर्तुं शक्नोति, किन्तु अस्माभिः तस्य प्रचार प्रसारं सम्यक्तया भवेत्, तादृशं वातावरणं भवेत् अस्माभिः द्वारा, तद् अस्माभिः सर्वैः द्रष्टव्यम् अस्ति। पुनः एकवारं महोदयस्य साधुवादः। अहम् अग्रे अध्यक्षीय प्रवचनार्थं
माननीय कुलपति चेतन त्रिवेदी महोदयं प्रार्थये कि सः अध्यक्षीय प्रवचनं दद्यात् इति। चेतन महोदयः। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का जो ये दिन है बहुत ही महत्व का है, इसलिए है 3 प्रकार के इसका महत्व है। रक्षाबंधन है, नारियली पूनम जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, और तीसरा संस्कृत दिन भी है। विश्वविद्यालय के उपक्रम में हमारे बाजू में सोमनाथ महादेव बैठे हैं, वहाँ के कुलपति हमारे संस्कृत भारती के अध्यक्ष भी है, तो हम लोगों का बहुत गहरा अच्छा संबंध भी है। वो लोग संस्कृत की फुल टाइम एक्टिविटीज चला रहे हैं, इसलिए हम अभी संस्कृत का कोई भवन नहीं खोले हैं, मगर हम लोगों के जो ये अध्यापक है, संस्कृत से प्यार करने वाले, संस्कृत को चाहने वाले, जो बहुत अपने संस्कृत भारती के कार्यकर्ता है, हम लोगों के जो उनकी मदद से हम ये थोड़ा बहुत संस्कृत माता की सेवा कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में आज का ये संस्कृत दिन को अच्छे दिन सुबह राखी बांध के आज ये दोपहर में हम, मुझे पता है अपने आज अपने साथ जुड़े हुए हैं देव पुजारी जी, बहुत अपना पूरा जीवन जिन्होंने संस्कृत माता की सेवा के लिए, देश के लिए, अपने विचारों के लिए समर्पित किया है। आज करीबन उसकी 5-6 और 6 मीटिंग्स है, ऐसे वेबिनार टॉक है। हम लोगों को 4 बजे तक का टाइम दिया है। मैं समय में बहुत पाबंद हूँ, मैं समय को मानता हूँ, तो कोई लंबी अध्यक्षीय बात करने का कोई अवसर भी नहीं रहा है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे आगे के वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से विषय रख दिया है। तो जब ये बात चल रही थी तो मैंने सोचा जब कोई दिन का सेलिब्रेशन होता है तो वहां पे काव्य पठन होते हैं, गीत गाए जाते हैं और उल्लास और आनंद होता है। उसके साथ साथ नई प्रतिज्ञाएं ली जाती है और नई आयाम को डिसाइड किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो आज का ये कार्यक्रम है, हम लोगों के साथ बहुत ही अपने व्यस्त शेड्यूल से भी जुड़े हुए हैं। मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, अभिवादन करता हूँ अपने श्री पुजारी जी, देव पुजारी जी और मैत्रा जी, यूनिवर्सिटी के यंग एंथुजियास्टिक रजिस्ट्रार मयंक सोनी जी, किशोर भाई, भैरवी, स्नेहल भाई और हमारी टेक्निकल टीम, और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए, अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले कुछ 6-7 हजार लोग जुड़ चुके हैं। वो सभी लोगों को संस्कृत दिन की मैं बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और उसके साथ जो ये विषय रखा, पुजारी जी ने बहुत सही बोला, अभी तो ये सिर्फ स्टार्टिंग हुआ है। आज हम लोगों के साथ शिक्षा मंत्री भी जुड़ने वाले थे, मगर बाद में क्योंकि अभी ये पूरा सरकार से भी नहीं आया है, अभी उसमें बहुत चेंज इधर इधर भी हो सकते हैं, तो अभी तो ये जो दिशा है वो दिशा निर्देश हुआ है कि आगे की जो शिक्षा नीति होगी इसमें भारतीयता किस तरह से आएगी। जो अपना ज्ञान है, जो अपना धरोहर है, जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी ऐसी बातें हैं जिसको हम पैटर्न बना सकते हैं, और कहीं और लोगों ने उसको ऑलरेडी पैटर्न बना लिया है, जो अपने कभी विदेशी लोगों ने बना लिया है। तो अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस तरह से बाहर लाया जाए, इसमें जब अपनी बात करते हैं तब इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट नई शिक्षा नीति में रखा है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी जब देव पुजारी जी ने बताया नए शब्द। मैं भाषा का प्रोफेसर हूँ, समझता हूँ कि कोई भी भाषा है वो बोली के रूप में नहीं टिक सकती, उसको भाषा होनी चाहिए। एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स, जब नए शब्द उसमें जुड़ते हैं तभी वो भाषा का प्राण टिकता है। क्योंकि हर रोज कोई मैंने पढ़ा था कि जो बढ़िया भाषा होती है उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं वो आर्केक हो जाते हैं। उसका से फॉर एग्जांपल बहुत समय पहले हम कंप्यूटर चलाते थे, उसमें फ्लॉपी आती थी, तो अब कोई फ्लॉपी का यूज नहीं कर रहा है। ऐसे पेन ड्राइव आई, ब्लू रे आई, जैसे जैसे शब्द नए नए आ जाते। अभी ये मान लो ने, अभी लॉकडाउन और कोरोना ने कितने नए शब्द दिए। वेबिनार आ गया, जूम आ गया, म्यूट अनम्यूट आ गया, स्ट्रीमिंग आ गया, लाइव आ गया, ये सब नई नई बातें, नए नए शब्द आने लगे। तो किसी भाषा को टिकना तभी टिकती है जब उसमें एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स होते हैं। तो नई शिक्षा नीति में पांडुलिपि का भी उल्लेख है। इसमें सभी जो बातें हैं, प्राथमिक शिक्षण की जो बात देव पुजारी जी ने की, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लैंग्वेजेस है।
तो ये सरकार का तो बहुत अच्छा उद्देश्य है। हम लोगों ने बार बार जो बातें रखी तो उन लोगों ने मान लिया और बोला कि सही बात है, चलो यही करना है। मगर उसके साथ साथ आज में जब हम कोई डे का सेलिब्रेशन करते हैं, जब इस डे मनाते हैं, तब जिन लोग उसके साथ में जोड़ा हूँ, खास करके हम लोगों के संस्कृत के अध्यापक गण को मेरी विनती है, जब मैं पहली बार मुझे कोई पूछने आया था तो मैंने वैसे ही लाइट टोन में किया था कि मैं इंग्लिश का अध्यापक हूँ, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम इंग्लिश में करते हैं, हम संस्कृत के अध्यापक है तो प्रोग्राम संस्कृत में होना चाहिए, संस्कृत है नहीं संस्कृत, तो हम संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाया जाए। ये पहली बात हमें ये आज के दिन में सबको सोचनी चाहिए, उसके लिए अमलवारी करनी चाहिए। और जो भी अपने अध्यापक है, संस्कृत लवर्स है, टीचर्स है, अपने कार्यकर्ता है, वो क्या है कि खुद अपना एक्सटेंशन बढ़ाए, अपना जो है समझ सोच बढ़ाए। और जब हम हमारे माननीय बड़ा प्रधान जी ने आत्मनिर्भरता की जो बात की है उस विषय में मैं बोलूं, आत्मनिर्भरता अपने विषय में लाइए, आपका अपना क्या योगदान है, आपकी जो नीति और रीति, कथनी और कहानी, वो सब पूरा, कभी कभी किसी अध्यापकों को बहुत अच्छा पेमेंट मिल जाता है, फिर ऐसे ही आराम करते हैं और मुझे ऐसा विनती करते हैं कि साहब संस्कृत के जो थीसिस है वो हिंदी में या गुजराती में लिखे तो बच्चे को अच्छा रहेगा। हमें ये नहीं सोचना है बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, हमें ये सोचना है अच्छा क्या है, सच्चा क्या है, करना क्या है। ये हम लोगों का दायित्व है और जिम्मेदारी है। तो आज ये नई शिक्षा नीति आने से मैं समझता हूँ जो लोग संस्कृत को प्रेम करते हैं, जो संस्कृत के साथ जुड़े हैं, जो संस्कृत को सिर्फ कल्चर नहीं मानते हैं, सिर्फ सभ्यता नहीं मानते हैं, हम जैसे लोग संस्कार मानते हैं, हम जैसे लोगों का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से आने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ऐसे ही सब कुछ नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे पायलटिंग होगा, प्लानिंग होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, टेस्टिंग होगा, तब जाके कुछ ठोस आएगा। तब तक हम लोगों को ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा प्रभावी होना नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लोग बहुत प्रभावी हो जाते हैं, बहुत अच्छा, वो कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे हमसे लोग प्रभावी होए। प्रशंसा करना ठीक बात है, प्रशंसा करने से काम नहीं होता है। अभी हमें फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हमें कुछ कर दिखाने का मौका है हम लोगों के साथ। इसलिए मैं पहले से बोलता हूँ, हम लोगों ने सबसे पहले, देव पुजारी जी, मेहता जी जानते हैं कि कोई भी बच्चा, वो देव पुजारी जी तो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, मैंने देखा, मैं भी अलग बैकग्राउंड से हूँ। कोई भी बच्चा अगर संस्कृत का कोर्स पढ़ता है तो उसकी मार्कशीट में 2 क्रेडिट आनी चाहिए, तो क्रेडिट बेस्ड हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो अपना ये क्रेडिट के हिसाब से आप कोई भी क्षेत्र में काम करें, आप चाहे वो आप आर्किटेक्चर का काम कर रहे हो, तो आर्किटेक्चर में भी हम लोगों के संस्कृत में बहुत सारा ऐसा तत्व है, ऐसा चिंतन है जिसको आज के आर्किटेक्चर के साथ मिला के कुछ नए आयाम, नए पैगाम और नई सोच, नया रिसर्च, नया संशोधन हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये पुराना ये नया, ये दोनों बातें वाली बात नहीं है, जो रिलेवेंस की बात है, जो हम लोगों के पास है। और जो बात बताई देव पुजारी जी ने कि विदेश की यूनिवर्सिटी हो, विदेश में जाके हमें ये बात रखनी है, तो वो लोग तो अपनी बात रख रहे हैं वहां पे, मगर हम जाके उन लोगों की बात के एक पैदान और आगे बढ़ के और बात रखेंगे तो आप ऐसा एक माहौल बनेगा, ऐसा एक संबंध रचेगा जिससे अपने आप अपना इम्पोर्टेंस, अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस, हम लोगों की जो ये नई शिक्षा नीति में मैंने जहां तक पढ़ा और मेरी जो छोटी सी सोच है इसमें मैंने देखा इट इज ऑल टॉकिंग अबाउट 64 आर्ट्स। सभी आर्ट्स का आप में सभी एक साथ आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चा कहीं ना कहीं वो जो पुस्तक वाला बन जाता है, साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाता है, ऐसा नहीं चाहिए। लीडर शिवाजी, महाराणा प्रताप जो अपनी संस्कृति में थे, ऐसे बालकों का सर्जन करने की बात जो कहीं पे रखी गई है, उसके लिए मैं फिर से एक बार, बहुत ज्यादा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा हम तंत्र से एक्सपेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्ट करेंगे, ये बात होने वाली नहीं है। हमें खुद करना है। जो लोग को अपना विषय है वो लेके इसमें, अपना बच्चा है तो मेरा बच्चा 2 साल 3 साल मेरे साथ पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद वो संस्कृत बोल पाता है, वो संस्कृत लिख पाता है, वो अपनी बात संस्कृत में रख पाता है। ये सोचने का समय आ गया है। इस दिशा में संस्कृत भारती ने बहुत अच्छा काम किया है। इतने सालों से जब कोई सहकार भी नहीं मिल रहा था, तब से लेके आज तक इतना सारा काम कर दिया है, सभी जगह पे संभाषण चल रहे हैं, तो
ये पूरा यज्ञ चल रहा है। तो आज का ये संस्कृत दिन है, उसे हमें कुछ प्रण लेने चाहिए कि अगले साल तक, एक साल में मैं अध्यापक हूँ, मैं अगर संस्कृत का प्रेमी हूँ, मैं अगर कार्यकर्ता हूँ, मैं अगर प्रबुद्ध नागरिक हूँ, मैं अगर संघ का स्वयं सेवक हूँ, मैं अगर कुछ भी हूँ, मैं अगर डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, मैं अगर कोई राजनीतिज्ञ हूँ, तो इस साल में मैं ये संस्कृत भारती के लिए, अपनी संस्कृत माता के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, जब भारत अब बोल रहे हैं कि विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो विश्व गुरु बनने की जो पद यात्रा हो रही है, इसमें छोटी छोटी आहुति एक बड़ा यज्ञ करेगी, और हम सब मिलकर जब यज्ञ करेंगे तो बहुत विश्व कल्याण होने वाला है। इसी विश्वास, इसी श्रद्धा और इसी बड़ी आशा के साथ आज के दिन पे देव पुजारी जी खास उपस्थित रहे। आज करीबन उसके 5 और 6 मीटिंग है, मैं जानता हूँ, उसका समय बहुत ही अमूल्य है। और दूसरे भी जो लोग हम सबसे जुड़े, तो सभी को मैं प्रार्थना करता हूँ, वंदन करता हूँ, ये पूरा जो अपना संस्कृत का माहौल है सब साथ लेके चले। हमारे यहाँ इस विस्तार में हम लोगों के संस्कृत भारती के अध्यक्ष हैं अपने गोप बंधु मिश्रा जी, और सौराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष है जयशंकर भाई, महामंत्री है पंकज भाई रावल, और सबके साथ देने वाले, हर बार किसी पर अगर रात को 12 बजे फोन किया जाए तभी आदि हेमंत जी पालीवाल जी, तो सब मिलके बहुत अच्छा संस्कृत का वायुमंडल कर रहे हैं। सभी को साथ लग के बहुत अच्छी एक कामगिरी शुरू हुई है। इस सब में हम सब साथ में जुड़ेंगे, और ये एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बधाई देता हूँ कि ये नई शिक्षा नीति योग्य समय पे हमने रख दी है, और अब जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम किस तरह से उसे आगे बढ़ाते हैं। अस्तु। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। भूरिशः अभिनन्दनानि, धन्यवादाः च। मितेन शब्देन महोदयेन संस्कृतस्य विषये, संस्कृतभारत्याः विषये तेन कथितं। पुनः एकवारम् अहं धन्यवादम् अर्पयामि। अन्ते आभार प्रकटीकर्तुम् अहं भक्तकवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालयस्य रजिस्ट्रार् डॉक्टर मयंक सोनी महोदयं प्रार्थये आभार प्रकटं कुर्वन्तु इति। थैंक यू। आज के इस दिन रक्षाबंधन पर्व, विश्व संस्कृत दिन, जो ये पावन दिन है, उस दिन संस्कृत के महिमा गान के विषय नई शिक्षा नीति में संस्कृत का महत्व, इस वेबिनार में उपस्थित सभी विद्वानगण, सभी दर्शकगण और आप सभी को विश्वविद्यालय की ओर से मेरा नमस्कार। आज के इस वेबिनार में माननीय श्री देव पुजारी जी महोदय जी, अखिल भारतीय महामंत्री संस्कृत भारती लखनऊ के द्वारा जो हमको मार्गदर्शित किया, उन्हें मैत्रा जी ने बताया था वो संस्कृत यज्ञ चला रहे हैं। अब उनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि देव पुजारी जी सही में एक संस्कृत यज्ञ चला रहे हैं, सभी को मार्गदर्शित कर रहे हैं। और ये संस्कृत भाषा जो देव भाषा गिनी जाती है, ज्ञान विज्ञान की भाषा गिनी जाती है, उसमें उन्होंने अनुसंधान में आगे निकलने की बात की, शास्त्रों को 2 भाषाओं में पढ़ाने की, सिखाने की बात की। जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, उसके लिए उन्होंने न्यायिक भाषा के तौर पर संस्कृत को आगे रखने की बात की, एक सोच, एक नई दिशा की बात की है। सभी बातों के लिए मैं देव पुजारी जी का विश्वविद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष कुलपति महोदय जी प्रोफेसर डॉक्टर चेतन त्रिवेदी जी, वैसे तो कहा जाए तो कुलपति श्री है, वो सभी बातों के लिए सभी को मार्गदर्शित करते हैं। आज के दिन संस्कृत दिन, विश्व संस्कृत दिन के ऊपर वो खुद एक अंग्रेजी के प्रोफेसर है, फिर भी सभी भाषाओं को वो एक आदर की, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और संस्कृत भाषा का जो उन्होंने ये आज के दिन के लिए ये वेबिनार का आयोजन किया है, और हमारे विश्वविद्यालय के लिए जो एक गौरवपूर्ण बात है, उसके लिए मैं अपने कुलपति श्री को भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ और उनका आभारी हूँ। और आज के कार्यक्रम के संयोजक महेश मेहता जी, किशोर सेलरिया जी, जिन्होंने रोड मैप की भी बात की, हमारे विश्वविद्यालय में आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जो हमने सोच रखे हैं, और संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जो भी कार्य विश्वविद्यालय करेगी उसमें सहयोग देने की बात है,
वो किशोर सेलडिया जी, डॉक्टर स्नेहल जोशी जी, डॉक्टर भैरवी दीक्षित जी और सभी दर्शकगण जो आज हमारे इस संस्कृत गौरव दिन के लिए, संस्कृत विश्व संस्कृत दिन के लिए यहाँ पे उपस्थित है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवादः। वयं कल्याणमन्त्रेण एषा गोष्ठी पूर्णां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।